साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो पेट की परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर 2022 को होनी है, उसके लिए यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में 100 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो पीसेस मंत्रा जो संस्था है, इनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से ये 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 से 2021 के दौरान भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश कौन सा रहा है? तो ये है रूस। ठीक है, तो रूस में 47%, दूसरे नंबर पे फ्रांस है, तीसरे पे अमेरिका है। सीपीडी द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत को 2017 से 21 के बीच सबसे बड़े हथियारों के आयातक देश के रूप में बताया गया है। ठीक है, सबसे अधिक हथियार आयात करने वाले देश के रूप में, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा है? अमेरिका नंबर 1 पे है, दूसरे पे रूस है, तीसरे पे फ्रांस है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मार्च 2022 को मनाए गए विश्व गौरैया दिवस की थीम क्या थी? तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम थी आई लव स्पैरो। क्या थी? आई लव स्पैरो। मार्च 2022 में, मार्च 2022 में, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये 2022 की थीम है विश्व गौरैया दिवस की। अगला है, मार्च 2022 में निम्नलिखित में से किस देश को FATF की ग्रे सूची में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो UAE संयुक्त अरब अमीरात को शामिल करने की घोषणा की गई है, जबकि जिम्बाब्वे को इस सूची से बाहर किया गया है। ईरान और उत्तर कोरिया को FATF की ब्लैक सूची में शामिल किया गया है। मार्च 2022 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया का सर्वाधिक आतंकवाद से प्रभावित देश बताया गया है? तो किसको बताया गया है? अफगानिस्तान को बताया गया है। ठीक है, अफगानिस्तान को बताया गया है। तो नंबर 1 पर अफगानिस्तान है, दूसरे पे इराक है, तीसरे पे सोमालिया, चौथे पे बुर्किना फासो है, पांचवें पे सीरिया, और भारत जो है इसमें 12वें स्थान पर है। भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्राणी मेडिसिटी भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में, भारत के महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। मार्च 2022 में निम्नलिखित में से किसे प्रित्ज़कर पुरस्कार 2022 ये प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है फ्रांसिस केरे को। फ्रांसिस केरे को ये आर्किटेक्ट से संबंधित पुरस्कार है। ठीक है, जो इन्हें फ्रांसिस केरे को दिया गया है, और यह पुरस्कार वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मान के रूप में दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्टो प्लेटफॉर्म मार्च 2022 में एपकाइन को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बन गया है? तो ये है जियोड्स। कौन सा है? जियोड्स है। निम्नलिखित में किन 2 राज्यों को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो ये गुजरात और सिक्किम को प्रदान किया गया। किसको? गुजरात और सिक्किम को। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2022 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का 136वां स्थान है। ठीक है, कुल 146 देश इसमें शामिल थे, और इसमें 136वें पे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत है। फिनलैंड इस सूची में नंबर 1 पर है, सबसे खुश देश है, जबकि सबसे लास्ट पोजीशन पर कौन है? अफगानिस्तान 146वें नंबर पे। मार्च 2022 में किस लोक गायिका को लोक निर्मला सम्मान 2022 प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है शारदा सिन्हा को। किसको दिया गया है? शारदा सिन्हा को दिया गया है। हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये सुमन के बेरी ने यह पदभार ग्रहण किया है, और इन्होंने राजीव कुमार का स्थान ग्रहण किया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में भीम UPI से भुगतान की स्वीकृति नहीं है? तो देखिए, भूटान, सिंगापुर, UAE में है, परंतु इजराइल में नहीं है। हाल ही में भूटान तथा सिंगापुर के बाद UAE संयुक्त अरब अमीरात में भीम UPI से भुगतान की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय शाखा NPCI नेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने बताया कि भीम UPI अब पूरे UAE संयुक्त अरब अमीरात में नियो पे टर्मिनलों पर काम करेगा। भूटान जो है भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI को अपनाने वाला पहला देश रहा है। हाल ही में गुरु तेग बहादुर के कौन से प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री ने लाल किले से देश को संबोधित किया है? तो 400वें प्रकाश पर्व को। देखिए, इससे पहले 2019 में गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश वर्ष और 2017 में गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश वर्ष मनाया गया था। लाल किले से मुगल शासक औरंगजेब ने 1675 में गुरु तेग बहादुर को फांसी देने का आदेश जारी किया था। इसी वजह से लाल किले को गुरु तेग बहादुर की
400वीं जयंती के आयोजन स्थल के रूप में चुना गया। हाल ही में जारी इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश को दिया गया। किसको दिया गया है? उत्तर प्रदेश को। और ये जो पुरस्कार वितरण है ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा वितरित किया गया है। तो इसमें अन्य पुरस्कारों को देखें तो सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार श्रेणी में उत्तर प्रदेश है। सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। नवोन्मेष विचार पुरस्कार इंदौर। स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड अहमदाबाद। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले 4 स्टार रेटिंग शहर में सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, पुणे, विजयवाड़ा, राजकोट, विशाखापत्तनम, पिपड़ी, चिचवड़ और बड़ोदरा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तराई हाथी रिजर्व के गठन की मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट हाथी के तहत लखीमपुर के दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिलाकर एक नया हाथी रिजर्व विकसित किया जाएगा। हाथी रिजर्व को तराई हाथी रिजर्व के रूप में जाना जाएगा। तराई हाथी रिजर्व बनाने के पीछे सरकार का उद्देश्य जंगली हाथियों उनके आवासों और गलियारों की रक्षा करना है। पहले हाथी रिजर्व या हाथी अभ्यारण्य का जो निर्माण है वो कहाँ पे किया गया था? झारखंड के सिंहभूम में किया गया था। हाल ही में भारत के किस राज्य में स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया। कहाँ पर? महाराष्ट्र में प्रख्यात विद्वान और संविधान समिति के अध्यक्ष और देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र के लातूर में 70 फुट ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण 13 अप्रैल को केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने किया। भारत के पहले गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा को स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, जो नर्मदा नदी के किनारे गुजरात के केवड़िया में स्थित है। संत श्री रामानुजाचार्य की याद में हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा स्थापित है। हाल ही में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? असम के जोरहाट में। असम के जोरहाट में किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC से बेदखल करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है? किसको बेदखल करने के लिए? रूस को बेदखल करने के लिए यह प्रस्ताव पारित किया गया है। देखिए, रूस दूसरा देश बन गया है जिसकी UNHRC संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से सदस्यता छीन ली गई। इससे पहले 2011 में लीबिया को परिषद से निलंबित कर दिया गया था। देखिए, वर्ष 2000 इसका गठन कब हुआ था? 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसका गठन किया गया था। इसका गठन 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। हाल ही में किस देश ने वन्यजीवों को कानूनी अधिकार देने के साथ विश्व का पहला देश बनने का दर्जा प्राप्त किया है? तो इक्वाडोर ने यह दर्जा दिया है। देखिए, दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर ने एक अनोखी पहल की है इसके संबंध में। यह दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने वन्यजीवों को कानूनी अधिकार देने का फैसला किया है। यह फैसला देश की सर्वोच्च अदालत ने तब किया जब वह 1 महीने की उम्र में जंगल से ली गई एक ऊनी बंदर एस्ट्रेलिटा के लिए एक मामले की सुनवाई कर रही थी और उसे पालतू जानवर के रूप में रखा गया था। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 71 रनों से हरा करके यह खिताब जीता है। और यह फाइनल मैच कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में खेला गया था। क्राइस्ट चर्च में खेला गया था और भारत इसमें फाइनल में नहीं पहुंची थी। और यह ICC महिला क्रिकेट विश्व कप का 12वां संस्करण था। पद्मानंद झा जिनका पिछले दिनों निधन हो गया, निम्न से किस क्षेत्र से जुड़े थे? ये जो हैं पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। ये प्रसिद्ध समाचार पत्र द पायनियर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। IPL 2022 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का सम्मान किसे दिया गया? ये दिया गया है जोश बटलर को। राजस्थान रॉयल के खिलाड़ी जोश बटलर को मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी का सम्मान दिया गया था। पहली बार IPL में शामिल हुई गुजरात टाइटंस इस बार की विजेता रही है। और इस बार का ऑरेंज कप जो है वो जोश बटलर को और पर्पल कप जो है युजवेंद्र चहल को दिया गया है। पिछले दिनों निम्न में से कौन एक अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद का शिलान्यास, मतलब कहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद का शिलान्यास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है? तो अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है। और भारत के खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर हैं। लोक शिकायतों के तेजी से निपटान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्न से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? संभव पोर्टल को लॉन्च किया गया है। संभव पोर्टल। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री AK शर्मा ने इस मॉडल मंच को लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। पिछले दिनों भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर में भाग लिया है? किसके साथ? बांग्लादेश के साथ में भाग लिया है।
और ये हुआ कहाँ पर है? इसका आयोजन पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में किया गया था। और यह तीसरा था। द्विपक्षीय युद्धाभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण का आयोजन किया गया था। निम्न में से किस राज्य ने प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ाई के लिए पिछले दिनों आर्थिक मंच के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ साझेदारी की है? महाराष्ट्र ने की है। किसने की है? महाराष्ट्र ने की है। और यह इस प्रकार की भारत की पहली साझेदारी है। एलिजाबेथ बोर्न को हाल ही में किस यूरोपीय देश की प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? फ्रांस की प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और यहाँ की राजधानी जो पेरिस है वो सीन नदी के किनारे स्थित है। पिछले दिनों भारत के 52वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया रामगढ़ बेसधारी अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में है? ये राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। उबेर कप 2022 का खिताब निम्न से किसने जीता? तो उबेर कप जो है दक्षिण कोरिया ने जीता है। किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने, चीन को हरा करके। उबेर कप जो होता है महिलाओं की राष्ट्रीय बैडमिंटन बैडमिंटन से संबंधित एक प्रतिस्पर्धा होती है। पिछले दिनों आयोजित हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब निम्न से किस टीम ने जीता है? तो ये खिताब जो है ओडिशा ने जीता है। ओडिशा ने मध्य प्रदेश को हरा करके जीता है। नहीं सॉरी, ओडिशा की टीम ने कर्नाटक को 2-0 से हरा करके जीता है। और यह आयोजन हुआ कहाँ पे था? मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। और झारखंड इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहा। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 26 सितंबर को मनाते हैं। और इसकी थीम क्या थी इस बार? इन्वायरमेंटल हेल्थ अ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पैंडमिक प्रिवेंशन। देखिए 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ ने 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाने की घोषणा की थी। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 सम्मानित किया गया है? कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। ठीक है, कोच्चिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। कौन सा राज्य देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो ये है गोवा। गोवा और दादर और नगर हवेली और दमन और दीव देश में गोवा पहले पे है। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश, और जो दादर नगर हवेली और दमन दीव है ये पहले केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। गोवा पहला राज्य बना है और ये पहले केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, जहां सभी गांवों के लोगों ने अपने घर को हर घर जल के रूप में घोषित किया है। किस टेनिस खिलाड़ी ने सितंबर 2022 में चेन्नई ओपन का खिताब जीता है? लिंडा हर्विटोवा ने जीता है। और पोलैंड के तीसरी वरीयता प्राप्त मेगडा लिनेट को हरा करके। निम्नलिखित में से किस कंपनी को केंद्र सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो आरईसी लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया है। देखिए महारत्न का दर्जा उस कंपनी को दिया जाता है जिसने लगातार बीते 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ प्राप्त किया है, अथवा बीते 3 वर्षों के लिए उसका औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपए था, या फिर बीते 3 वर्षों के लिए उसका औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य 15,000 करोड़ रुपए है। अगला है, प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर ने निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यूनेप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संघ के साथ यह समझौता किया है। देखिए, प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटने और पुनीत सागर अभियान व टाइड टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम के माध्यम से स्वच्छ जलाशयों में सर्वाधिक सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समझौता किया गया है। 21 सितंबर को जारी पुरुषों के T20 अंतर्राष्ट्रीय में बल्लेबाजों की रैंकिंग में किसने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया है? किसने छोड़ा है? सूर्य कुमार यादव ने। तो सूर्य कुमार यादव बाबर आजम की जगह पे दूसरे स्थान पे आ गए, जबकि नंबर 1 पर जो है पाकिस्तान के बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान है। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? किसे दिया गया है अगस्त में? जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा को। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित भारत समुद्री अभ्यास जीमैक्स का 6ठा संस्करण बंगाल खाड़ी में संपन्न हुआ। ठीक है, किसके बीच में? जापान और भारत के मध्य में ये होता है। ठीक है, भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 17वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह आयोजन किया गया, मतलब इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। किस फुटबॉल क्लब ने अपना पहला और
और डूरंड कप का 131वां संस्करण जीता है। किसने जीता है? बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने। बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने मुंबई सिटी एफसी को हरा करके। बेंगलुरु एफसी के कप्तान कौन थे? सुनील छेत्री थे। किस राज्य सरकार ने केवल महिला ऋण योजना महिला निधि शुरू की है? केवल महिला ऋण योजना महिला निधि शुरू की है, तो यह राजस्थान ने प्रारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत 40,000 रुपये तक का लोन 48 घंटे में दिया जाएगा। 40,000 रुपये से ज़्यादा का लोन 15 कार्य दिवस में उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के जरिए महिला स्वयं सहायता समूह को मजबूत बनाने, बैंकों से ऋण दिलाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया जाएगा। हाल ही में किस देश के कॉलिन डी ग्रैंड होम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की है? तो ये उत्तराखंड ने। किसने शुरू की है? उत्तराखंड ने। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की है। उन्होंने 8 से 14 वर्ष आयु के खिलाड़ियों को प्रत्येक माह 1500 रुपये की छात्रवृत्ति देने की शुरुआत करते हुए कई अन्य घोषणाएं भी की हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 4 सितंबर 2022 को किस स्थान पर 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर और गान का शुभारंभ किया है? कहाँ पर? अहमदाबाद में किया है। ठीक है, तो 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित होगा? अहमदाबाद या गुजरात में होगा। और 37वां जो होगा वो अगला वो गोवा में होगा। और इस साल जो 36वां था इसमें योगासन और मलखम को खेलों की सूची में जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में लोक नायक फाउंडेशन के वार्षिक साहित्य पुरस्कार सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? तनिकेता भरणी को। तनिकेता भरणी, तेलुगु लेखक और अभिनेता तनिकेता भरणी को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के कला भारती सागर में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में लोकनायक फाउंडेशन 18वें लोकनायक फाउंडेशन पुरस्कार के वार्षिक साहित्य पुरस्कार सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध पुरातत्वविद ब्रजबासी लाल का सितंबर 2022 में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? कब किया गया था? इन्हें पद्म भूषण से सन 2000 में। कब किया गया था? 2021 में किया गया था। ठीक है, 2021 में सम्मानित किया गया था और 2000 में पद्म भूषण दिया गया था। पद्म विभूषण 2021 में। ये भारत के पुरातत्वविद रहे हैं। हाल ही में एशिया कप 2022 का खिताब श्रीलंका ने किस देश को हराकर जीता है? श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा करके जीता है एशिया कप। कुछ एशियाई देशों के बीच क्रिकेट की प्रतियोगिता है। श्रीलंका ने 6ठी बार एशिया कप ट्रॉफी अपने नाम की है। श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2022 का खिताबी मुकाबला 23 रनों से जीत लिया। इसके साथ श्रीलंका ने 6ठी बार एशिया कप ट्रॉफी अपने नाम की है। किस राज्य सरकार द्वारा हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रारंभ किया। किसने? छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रारंभ किया है। देश के दूसरे सीडीएस कौन बने हैं? तो देश के दूसरे सीडीएस जो हैं ये अनिल चौहान बने हैं। कौन बने हैं? अनिल चौहान बने हैं। पहले बिपिन रावत थे। ठीक है, पहले बिपिन रावत थे। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को वस्तुतः किसने लॉन्च किया था? ये जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया था। क्षय रोग या टीबी खिलाफ देश की लड़ाई में तेजी लाने और वर्ष 2025 तक रोग को खत्म करने के प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। टीबी या क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु कारण होता है। WHO ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट भी जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? गीता गोपीनाथ बनी है। कौन बनी है? गीता गोपीनाथ बनी है। यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रघुराम राजन थे और गीता गोपीनाथ पहली महिला हैं। ठीक है, इस पूरी दीवार पे पहली एकमात्र महिला है ये। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना दिसंबर 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है, अमेरिका के वाशिंगटन में है। वर्तमान इसकी अध्यक्ष क्रिस्तालिना जॉर्जीवा हैं। भारत में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे रखने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन करने के साथ ही उत्तर प्रदेश में कुल 13 एक्सप्रेस वे हो गए। इस प्रकार यह भारत का सर्वाधिक एक्सप्रेस वे रखने वाला राज्य है। 13 में से 6 उपयोग में है जबकि 7 अन्य जो है वो निर्माणाधीन है। देश की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू
किस जनजात से हैं? तो ये संथाल जनजात से, संथाल जनजात से संबंध रखती हैं। कौन से नंबर की? नंबर याद रखिएगा, 15वीं है। जबकि जो उपराष्ट्रपति जाखड़ जी हैं वो आपके 14वें नंबर के हैं उपराष्ट्रपति। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू पूर्वोत्तर भारत की प्राचीन जनजाति संथाल जनजाति से ताल्लुकात रखती हैं। संथाल समाज से जुड़े लोग मूल रूप से पूर्वी भारत के राज्यों जैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा में रहते हैं। आबादी के तौर पर देखें तो यह झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये है उत्तराखंड, प्राइमरी एजुकेशन में लागू करने वाला। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? तो ये है क्रेतांजी ब्राउन जैक्सन। पेटीएम की जगह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो ये बना है मास्टर कार्ड। ठीक है, मास्टर कार्ड बना है। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला नवीनतम देश कौन सा है? क्रोएशिया है। वर्तमान में यूरो को मुद्रा के रूप में कुल 20 देश प्रयोग में ला रहे हैं। यूरोपियन यूनियन द्वारा 1 जनवरी 2023 से क्रोएशिया को यूरो मुद्रा चलाने की अनुमति दी गई है। यूरोपियन यूनियन 27 देशों का एक समूह है जो एक सशक्त आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में कार्य करता है। इसके 20 सदस्य देश अपनी आधिकारिक मुद्रा के तौर पर यूरो का उपयोग करते हैं, जबकि 7 सदस्य देश, 27 में से 7 जो अन्य बचे हुए हैं, बुल्गारिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन, यूरो का उपयोग नहीं करते हैं। संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है वाराणसी को। भारत की पहली और भारत की संस्कृति और परंपरा को प्रदर्शित करने वाली पवित्र शहर वाराणसी को संघाई सहयोग संगठन एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ के सदस्य देशों ने वर्ष 2022-23 के लिए वाराणसी को इस संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में स्वीकारिता दी है। गोटाबाया राजपक्षे के स्थान पर 20 जुलाई 2022 को श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? रानिल विक्रम सिंह। ये श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति बने थे। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका अमेरिका के लॉस एंजल्स में, ये डी ऑप्शन, लॉस एंजल्स में इसका आयोजन किया जाएगा 2028 में। 33वां जो 2024 में होगा वो फ्रांस के पेरिस में होगा। 24वां शीतकालीन ओलंपिक जो कि चीन के बीजिंग में 2022 में हुआ। 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2026 में जो होगा शीतकालीन ओलंपिक इटली में होगा। और 39वां राष्ट्रीय खेल जो होगा वो मेघालय में होगा, भारत के मेघालय में। अभी 36वां हुआ है गुजरात में। आगे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रही रैंप योजना किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो ये एमएसएमई मंत्रालय से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम में भाग लिया और रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैंप योजना शुरू की। उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्ट CBFTE योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP की नई विशेषताओं का भी शुभारंभ किया है। हाल ही में खबरों में रहा हर्मिट क्या है? तो ये स्पाईवेयर है। क्या है? स्पाईवेयर है। ऐसा माना जाता है कि इसने इटली और कजाकिस्तान में आईफोन और एंड्रॉयड उपकरणों को लक्षित किया था। हाल ही में लॉन्च किए गए डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो कर्मचारी प्रशिक्षण है इसका उद्देश्य। डाक विभाग का डाक कर्मयोगी ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी ई लर्निंग पोर्टल संचार है। इसे मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा लॉन्च किया गया था। यह पोर्टल सरकारी कर्मचारियों की दक्षता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित मिशन कर्मयोगी के दृष्टिकोण के तहत आंतरिक रूप से विकसित किया गया है। यह पोर्टल ऑनलाइन या मिश्रित कैंपस मोड में एक समान मानकीकृत प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करके लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों और कर्मचारियों की दक्षता में वृद्धि करेगा। G7 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? जर्मनी में। ठीक है, 48वां G7 शिखर सम्मेलन जो है 26 से 28 जून 2022 को जर्मनी के बवेरियन आल्प्स के स्लांस एल्मो में आयोजित किया गया। देखिए G7 क्या है? प्रमुख औद्योगिक देशों का एक समूह जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। पहले इसमें रूस शामिल था, तब इसे G8 कहते थे।
सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 जून को। ठीक है, 27 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2017 में यह दिवस घोषित किया था। किस राज्य ने प्रवासियों के डेटा बैंक के विस्तार के लिए प्रवासन सर्वेक्षण माइग्रेशन सर्वे करने की घोषणा की है? किसने की है? केरला ने। तो देखिए, इस सर्वेक्षण के लिए एक प्रवासी डेटा पोर्टल तैयार किया जाएगा, जबकि राज्य व्यापक वैश्विक पंजीकरण अभियान चलाएगा। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? तो ये भारतीय नौसेना से। किससे? भारतीय नौसेना से संबंधित है। भारतीय नौसेना के स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तलवार को भारत के समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए खाड़ी में लगातार तीसरे वर्ष ऑपरेशन संकल्प के लिए तैनात किया गया है। जून 2019 में ओमान की खाड़ी में व्यापारी जहाज़ों पर हमलों और खाड़ी क्षेत्रों में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बाद भारतीय नौसेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले भारतीय जहाज़ों या जहाज भारतीय ध्वज के सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए खाड़ी देश या खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा ऑपरेशन संकल्प शुरू किया गया। ऑपरेशन संकल्प शुरू किया गया। किस संस्थान ने पेमेंट्स विजन 2025 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? किसने जारी की है? आरबीआई ने जारी की है। तो देखिए, इस दस्तावेज ने डिजिटल वित्त के आर्किटेक्चर पर भी ध्यान केंद्रित किया है। इसमें भुगतान में बिग टेक और फिनटेक के लिए नियम, बाय नाउ पे लेटर, सेवाओं से जुड़े भुगतानों पर दिशा निर्देश, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC की शुरुआत, क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग उत्पादों के क्रेडिट घटकों को एकीकृत भुगतान इंटरफेस से जोड़ना इत्यादि शामिल हैं। किस संस्थान ने 2022 ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट जारी की है? किसने जारी की है? UNHCR ने, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर अब 10 करोड़ लोग अपने घरों से भागने को मजबूर हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने दुनिया भर में खाद्य असुरक्षा, जलवायु संकट, यूक्रेन में युद्ध और अफ्रीका से अफगानिस्तान तक की अन्य आपात स्थितियों के प्रमुख कारणों के रूप में उजागर किया है। किस राज्य ने पीलीभीत टाइगर प्रोटेक्शन फाउंडेशन स्थापित करने की मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश ने। किसने? उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत पीलीभीत बाघ संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले और शाहजहांपुर जिले में स्थित है, जो ऊपरी गंगा के मैदान बायोग्राफिकल प्रांत में तराई आर्क लैंडस्केप का हिस्सा है। रिजर्व से कुछ नदियां जैसे शारदा, चूका और माला और खानाट होकर गुजरती हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को 85वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, भारत को 85वां स्थान दिया गया है। इस सूची में नंबर 1 पे डेनमार्क है, दूसरे पे फिनलैंड है, तीसरे पे न्यूजीलैंड है, अंतिम पे दक्षिणी सूडान है। बजट 2022-23 के अनुसार वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के आयकर पर कितने प्रतिशत पर कर प्रावधान किया गया है? 30% पर। तो देखिए, संघीय बजट 2022-23 के अनुसार वर्चुअल डिस्टेंस पर संपत्तियों के लेन देन पर होने वाली आय का 30% यानी 30% कर के दायरे में लाया गया है। इससे क्रिप्टो करेंसियों के क्रय विक्रय पर होने वाली आय अब कर के दायरे में आ गई है। अब वर्चुअल डिजिटल पर संपत्तियों के उपहार पर भी प्राप्त, यदि कोई वर्चुअल डिजिटल पर संपत्तियों को उपहार के रूप में प्राप्त करता है तो उसे कर देना होगा। संघीय बजट 2022-23 में देश भर में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिए जाने के प्रथम चरण में किस नदी के 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर्स में आने वाले किसानों की जमीनों पर विशेष ध्यान दिए जाने की घोषणा की गई है? गंगा नदी के। संघीय बजट 2022-23 के तहत देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाने की घोषणा की गई। इसके पहले चरण के तहत गंगा नदी के 5 किलोमीटर कॉरिडोर में आने वाले किसानों की जमीनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा कृषि फसलों का आकलन करने व कीटनाशकों के छिड़काव आदि के लिए किसान ड्रोन्स को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा की गई है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन गंगा। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन गंगा चलाया था। जबकि ऑपरेशन देवी शक्ति जो है अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया अभियान था। हाल ही में देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया है। कहाँ पर? मुंबई को समुद्री मार्ग से जोड़ेगी ये। हैदराबाद में स्थापित संत रामानुजाचार्य की बैठी हुई प्रतिमा की ऊंचाई कुल कितनी है? तो ये 216 फुट है। 11वीं सदी के वैदिक दार्शनिक
एवं समाज सुधारक संत रामानुजाचार्य की बैठी हुई प्रतिमा की स्थापना हैदराबाद में की गई है। इससे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का नाम दिया गया है। आगे चलते हैं। देखिए, वैष्णव आचार्यों में प्रमुख रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में ही रामानंद हुए, जिनके शिष्य कबीर, रैदास और सूरदास थे। हाल ही में धर्म गार्जियन नामक नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य में आयोजित किया गया? तो ये भारत और जापान के मध्य में, भारत और जापान के मध्य में इसका आयोजन 2018 से हो रहा है। और इस बार का आयोजन जो है वो कर्नाटक के बेलगाम में किया गया फरवरी में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत अब तक 5 बार आईसीसी का अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीत चुका है। सही बात है। दूसरा, 5वां विश्व कप भारत ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता। ये सही नहीं है। तीसरा, इस विश्व कप में भारत के कप्तान यश ढूल थे। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। देखिए, इसमें जो भारत ने जो जीता था वो इंग्लैंड को हराकर जीता था, ना कि ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? वेस्ट इंडीज़ में। हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 के पुरुष वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो ये हरियाणा ने जीता है। पुरुष वर्ग का खिताब हरियाणा ने, जबकि महिला वर्ग का खिताब केरल ने जीता है। फरवरी 2022 में 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? भारत के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के द्वारा की गई है। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी के वार्षिक कार्यक्रम 21वां विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन 16 से 18 फरवरी तक डिजिटल माध्यम से किया गया। ठीक है। टेरी की स्थापना 1974 में की गई थी। पहले इसका नाम टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट था। बाद में 2003 में इसका नाम बदल करके ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान कर दिया गया। सन 2022 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो सन 2022 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है आपका 28 फरवरी को मनाया गया। 28 फरवरी को। इस बार का इसकी थीम क्या थी? सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ये जो दिया जाता है ये 1928, इसी दिन 1928 को, 28 फरवरी 1928 को भारतीय भौतिक वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन ने स्पेक्ट्रोस्कोपी क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोज की थी, जिसे रमन प्रभाव कहा जाता है। इसके लिए इन्हें नोबेल दिया गया था। देखिए, 24 फरवरी को प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाते हैं, जो इसमें 24 फरवरी दी गई है। और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं किरण बेदी। फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी। द स्ट्रगल ऑफ इंडिया सोल शशि थरूर। सनराइज ओवर अयोध्या सलमान खुर्शीद। टर्म्स एंड कंडीशन लॉरेन एशर। फरवरी 2022 में 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में हुआ? इसका आयोजन जो है चीन के बीजिंग में किया गया। चीन के बीजिंग में हुआ। 25वां जो होगा 2026 में वो इटली के मिलान और कोर्टिना शहरों में आयोजित किया जाएगा। इसमें भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी जम्मू कश्मीर के मोहम्मद आरिफ खान ने पार्टिसिपेट किया था। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये केरल में। कहाँ पर किया गया है? केरल के त्रिशूर जिले में किया गया है। ग्राफीन में देखिए जंगरोधी कोटिंग होती है, तो यह बहुउपयोगी पदार्थ है। अच्छी रासायनिक स्थिरता के कारण ग्राफीन का उपयोग सेंसर निर्माण, सौर पैनल, ऊर्जा भंडारण और एवं निस्पंदन बनाने में किया जाता है। किसी धातु, प्लास्टिक या अन्य सामग्री में ग्राफीन की बहुत कम मात्रा में उपस्थिति इसे बहुत मजबूत बना देती है। ग्राफीन की मजबूती के कारण इसका उपयोग टेनिस के रैकेट बनाने में भी किया जाता है। हाल ही में नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? शिंजो आबे को। किसको दिया गया? शिंजो आबे को, चीन के राष्ट्रपति को। ठीक है। यह पुरस्कार समाज में उनके योगदान के लिए दिया गया। शिंजो आबे ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, चीन के नहीं, जिनकी कुछ समय पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे रहे। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 ये जो है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान श्रेणी में दिया गया और प्रोफेसर विनोद शर्मा को व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है। हाल ही में कौन सा उच्च न्यायालय न्याय घड़ी स्थापित करने वाला पहला उच्च न्यायालय बन गया है? तो यह है गुजरात उच्च न्यायालय, जहां अदालत परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले LED दीवार होगी जो मामलों के निपटान और लंबित मामलों आदि को प्रदर्शित करता है। इससे प्रौद्योगिकी के उपयोग और मानव हस्तक्षेप के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाया जा सकेगा। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में राज्य केंद्र शासित क्षेत्रों की झांकियों में से किस प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश की झांकी को।
जिसमें एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम को प्रदर्शित किया गया था। दूसरा स्थान पारंपरिक हस्तशिल्प के पालने पर आधारित अपनी झांकी के लिए कर्नाटक को दिया गया। तीसरा मेघालय को मेघालय के 50 साल के राज्य का दर्जा और महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों और SHG को श्रद्धांजलि पर आधारित झांकी को दिया गया था। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो इसमें भारत को 46वां स्थान दिया गया। कौन सा? 46वां स्थान दिया गया है। ब्रिटेन की द इकोनॉमिस्ट यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत को 46वां स्थान प्रदान किया गया है। यह सूचकांक 0 से 10 अंक के बीच होता है। देखिए, भारत को जिस कैटेगरी में रखा गया है, दोषपूर्ण लोकतंत्र की कैटेगरी में रखा गया। 2020 में भारत को कम जो रैंकिंग थी 53 थी, इस बार 46 है और इस सूचकांक में नॉर्वे पहले स्थान पर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? मेरठ में। कहाँ पर? मेरठ में। ठीक है, देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय भारत की प्राचीन नागर शैली में तैयार किया जाएगा। DDF कंसल्टेंट ने इस खेल विश्वविद्यालय का डिजाइन मंदिर नुमा तैयार किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में लॉन्च की है? तो यह परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश में लॉन्च की गई है, पब्बर नदी पर। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के अन्य परियोजनाएं रेणुका जी बांध परियोजना जो यमुना की सहायक नदी गिरी नदी पर स्थित है, धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना ब्यास नदी पर है, लोहरी जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी पर है। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है? अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 24 अगस्त 2022 को न्यू इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म विभूषण से सम्मानित अरुण जेटली के चुनिंदा लेखों का संकलन है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की आमोद सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? तो यह है गरबा। किसको? गरबा को। देखिए, यूनेस्को के निदेशक एरिक फॉल्ट के अनुसार 2021 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में दुर्गा पूजा पर्व को शामिल किया गया था। भारत ने 2022 के लिए गरबा को नामित किया है। जुलाई में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए भारत को यूनेस्को द्वारा 2003 के कन्वेंशन की विशिष्ट अंतर सरकारी समिति में सेवा के लिए चुना गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? गुजरात के भुज में। गुजरात के भुज में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया है। यह भारत का पहला भूकंप स्मारक है। यह गुजरात के कच्छ क्षेत्र में वर्ष 2001 के विनाशकारी भूकंप के दौरान लोगों द्वारा दिखाए गए साहस को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें 13,000 लोग मारे गए थे। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार जो 2022 है ये एंजेला मर्केल को दिया गया है। किसको दिया गया? एंजेला मर्केल को दिया गया है। उन्हें 2015 में सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और इरिट्रिया से 1.2 मिलियन से अधिक शरणार्थियों को स्वागत करने के साहसी निर्णय के लिए दिया गया है। एंजेला मर्केल ने 16 वर्ष की अवधि के लिए जर्मन चांसलर का पद संभाला और उन्होंने 2021 में इस्तीफा दे दिया। अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिपरक जागरूकता वेधशाला। आगे बढ़ते हैं। रामसर कन्वेंशन के तहत भारत के 11 नए आर्द्रभूमि को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। अब भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या 75 हो गई है। ठीक है, कुल 75 हो गई है। तो भारत में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये स्थल जोड़े गए हैं। इसके बाद अब भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 75 हो गई है। सबसे अधिक 14 तमिलनाडु में है और उत्तर प्रदेश में 10 हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया है? तो ये शशि थरूर को दिया गया। किसको दिया गया? शशि थरूर को। फ्रांस सरकार ने कांग्रेस नेता को उनके लेखन और भाषणों के लिए पुरस्कार देने का फैसला किया है। सम्मान उन्हें फ्रांस के किसी मंत्री के भारत के दौरे पर आने पर प्रदान किया जाएगा। भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते हैं? कुल 61 पदक जीते हैं। ठीक है, कुल 61 पदक, 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक जीते हैं। भारत ने 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में पदक तालिका में चौथा स्थान ग्रहण पाया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर था।
भारत में विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो ये चिनाब नदी पर किया जा रहा है। ठीक है, कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण भारतीय रेलवे द्वारा किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में निर्माणाधीन विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल ने उस समय एक और उपलब्धि प्राप्त करी जब 14 अगस्त को इसके अंतिम आर्क गोल्डन जॉइंट को जोड़ दिया गया। अगला है, हाल ही में तिरंगा उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तिरंगा उत्सव जो है आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 2 अगस्त 2022 को इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में तिरंगे की अभिकल्पना करने वाले पिंगल वेंकैया जी की 146वीं जयंती के अवसर पर तिरंगा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन संस्कृत मंत्रालय द्वारा किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में तिरंगे की अभिकल्पना करने वाले पिंगल वेंकैया जी की जयंती पर आयोजित तिरंगा उत्सव कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने पिंगल वेंकैया जी के परिवार के सदस्यों का सम्मान किया और उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। साथ ही गृह मंत्री ने हर घर तिरंगा थीम गीत को भी लॉन्च किया। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 100 प्रश्नों को देखा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।